नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। आगामी 9 जून को पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिलने का असर अभी से दिखने लगा है। कह सकते हैं कि वैसाखी पर चलने वाली मोदी सरकार के समक्ष इस बार कई चुनौतियां सामने आएंगी और उससे निपटना आसान रहने वाला नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए यह गौरव का विषय जरूर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बावजूद इसके इस बार बदली हुई परिस्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछली बार 16 सांसदों के बाद भी जेडीयू द्वारा की गई 4 मंत्री पद की मांग को ठुकरा दिया गया था, लेकिन इस बार 12 सांसदों वाली पार्टी जेडीयू को कम से कम 3 मंत्री पद मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश की पार्टी के 4 सांसदों को भी अगर केंद्र में सरकार में मंत्री पद सुशोभित करने का मौका मिल जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वालों में अन्य सांसदों की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन ललन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जेडीयू ने इस बार रेल, रक्षा और कृषि सहित अन्य बड़े मंत्रालय की मांग कर डाली है। हालांकि रेल मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच खींचतान की बात सामने आ रही है। मोदी के हनुमान रेल मंत्रालय को लेकर जिद छोड़ भी दिए, तब भी कोई पावरफुल मंत्रालय को लेकर उनकी जिद जरूर रहेगी। चिराग पासवान द्वारा मंत्री बनने वालों के लिस्ट में समस्तीपुर की नवनिर्वाचित सांसद शांभवी चौधरी और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा का नाम शामिल किया जा सकता है। अपने बहनोई जमुई के नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती का नाम आगे करना हुआ इसीलिए मुनासिब नहीं समझेंगे क्योंकि परिवारवाद के नाम पर उन्हें घेरते रहे विपक्षियों को एक बार फिर नया अवसर मिल जाएगा। वैशाली की सांसद वीणा देवी के नाम पर पार्टी के अंदर सहमति नहीं बन सकती, इसीलिए शांभवी चौधरी को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कराकर वह एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुई हाई लेवल मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ, यह स्पष्ट तौर पर कहना तो फिल वक्त मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि सभी बड़ा मंत्रालय बीजेपी के पास रखने को लेकर फैसला लिया गया है और सहयोगी दलों को 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद देने पर सहमति बनी है। बीजेपी के फैसले पर सहयोगी दलों की अगर सहमति बनती है तो इस लिहाज से एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी को 4 जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 3 मंत्री पद दिया जा सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे गुट और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 2 मंत्री पद दिए जाने की प्रबल संभावना है। बिहार से एकमात्र सीट जीतने वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की ओर से भी मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग उठाए जाने की बात सामने आ रही है। वैसे चुनाव प्रचार के समय भी एनडीए के सहयोगियों ने जीतन राम मांझी को मंत्री बनाए जाने का आश्वासन वोटरों को दिया था। किस किस सहयोगी दलों को कौन कौन मंत्री पद मिलेगा या तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी की ओर से वित्त, परिवहन सहित अन्य बड़े विभागों पर दावा किया जा रहा है। किंग मेकर कहे जाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक तरह से रक्षा, रेल और कृषि मंत्रालय पर इसलिए दावा ठोक दिया है क्योंकि उनका मानना है कि उनके नेता रेल, रक्षा और कृषि सहित कई मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। ऐसे में उनके सांसदों को फिर से इन विभागों की जिम्मेदारी मिलती है तो बेहतर काम किया जा सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार बदली हुई परिस्थिति में तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू तो क्या लोजपा और शिवसेना शिंदे गुट को भी नाराज करना मोदी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। ऐसे भी इस बार विपक्ष ताकतवर है और चंद्रबाबू नायडू सहित नीतीश कुमार की नाराजगी मोदी सरकार पर भारी पड़ सकती है। मंत्री पद को लेकर हो रहे मंथन की बातों को कुछ देर के लिए अगर नजरअंदाज भी कर दे तो एक तरफ जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं, वहीं नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले ही विभिन्न मुद्दों को लेकर सहयोगी दलों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि सभी दल एक ओर जहां अधिक मंत्री पद और बड़े विभाग पर दावा करने लगे हैं, वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर दबाव भी बढ़ने लगा है।
अग्निवीर योजना के समीक्षा की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश को गद्दी से हटाकर ही पगड़ी खोलने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के अन्य नेता 2025 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात करने लगे हैं। मीडिया के सामने आए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश को सर्वमान्य नेता बताकर यह बता दिया कि आने वाले 5 वर्षों में बीजेपी के कोई नेता मुख्यमंत्री की रेस में नहीं आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका अदा करती रही बीजेपी इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर चुकी है और अब उन्हें नाराज कर केंद्र में सरकार चलाना बीजेपी के लिए अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। बिहार को विशेष राज्य देने की मांग करते रहे सीएम नीतीश के लिए भी इस बार अपनी मांग मनवाना आसान हो गया है। ऐसा इसीलिए कि इंडिया गठबंधन के नेता अभी भी नीतीश कुमार को फिर से पलटी मारने का इंतजार कर रहे हैं और सभी को लग रहा है कि क्षेत्रीय दलों को मोदी सरकार अगर मनाकर नहीं रख सकी तो इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बनाने का रास्ता खुल सकता है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार स्मूथली सरकार चलाने के लिए बीजेपी के रणनीतिकारों द्वारा किस तरह की गणित तैयार की जाती है और बिहार की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।